सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं इस इजी सेट के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। आप मेरी इस वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं आपको आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें 5 पर्सन्स है, ए, बी, सी, डी एंड ई। ओके। एंड इसमें 5 पोजीशंस हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें जो 1 पोजीशन है वो टॉलेस्ट है एंड जो 5 पोजीशन है वो स्मॉलेस्ट है। ओके। तो ये बेसिकली इन पोजीशंस का अरेंजमेंट इस वे से है कि 1, 2, 3, 4, 5 इस लाइन में खड़े हो रहे हैं कि 1 सबसे टॉलेस्ट है एंड 5 सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके। अब इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट ये कहता है, देखो जनरली एलआरडीआई के सेट में आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि आप कितना इस सेट के डेटा को क्रिस्प डाउन कर दो, ताकि आपको जब कुछ भी गो थ्रू करना हो ना, तो आप अपने पॉइंट्स को गो थ्रू करो, ना कि उस डेटा को। ठीक है। तो मैं इसको क्रिस्प डाउन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पहले पॉइंट में हमको दे रखा है अमित एंड ईसो की जो पोजीशन नंबर है ना, इसका जो सम है वो धर्म एंड क्रिस के पोजीशन नंबर के बराबर है। पहला पॉइंट तो मुझे ये दे रखा था। सेकंड पॉइंट में क्या बोला था कि क्रिस हमारा शॉर्टेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या, शॉर्टेस्ट पोजीशन कौन सी है, फिफ्थ पोजीशन। शॉर्टेस्ट नहीं है, देखो मैंने अपने लिए शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लिया ताकि मेरे को उधर ना पढ़ना पड़े। ठीक है। और अमित हमारा टॉलेस्ट नहीं है, इसका मतलब अमित 1 नहीं है। ओके। ऑल्सो मुझे एक और चीज बोली है, क्रिस इज शॉर्टर देन अमित। तो मैं ये इसको एब्रिविएशन में इस तरह से यूज कर रहा हूँ साइन सिंबल में, कि क्रिस हमारा शॉर्टर है अमित से एंड धर्म हमारा शॉर्टर है बशीर से। ठीक है। तो इतना पूरा का पूरा डेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है। तो अब ना, मैं जनरली एक स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, जब भी एलआरडीआई का कोई भी सेट दे रखा हो, मैं एक बार ऑप्शंस को गो थ्रू कर लेता हूँ कि कहीं ऑप्शंस में एक वर्ड होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट इज सीबीडी। अगर ये सीबीडी कहीं पे मेंशन होता है तो मेरा एक शक जाता है उस क्वेश्चन पे कि इसमें हो सकता है कि मोर देन वन केसेस बन रहे हैं, तो मैं अवेयर हो जाता हूँ सेट के लिए। तो पॉसिबिलिटी है कि इस सेट में भी मोर देन वन केसेस बने। ठीक है। ओके। तो पहले हम केसेस देख लेते हैं कि कौन से केसेस फॉर्म हो पा रहे थे। मैं ना एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए दूसरा कलर अब चूज कर लेता हूँ। देखते हैं कौन सा इंटरेस्टिंग कलर है यहाँ पे जो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। चलिए मैं इस कलर को ले लेता हूँ, लावा कलर। ठीक है। ओके। सो अगर मैं बोलूँ केस 1, अरे ये तो ब्लैक ही लग रहा है, छोटे में शायद ये ब्लैक ही चलता है। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा कलर ले लेंगे। हम इस बार ले लेंगे ब्लू कलर, डार्क ब्लू। ओके। तो मैं केस 1 के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है। केस 1 मेरा क्या हो सकता था। चलिए मुझे एक बात बताइए, ए प्लस ई का सम डी प्लस सी के बराबर है और मेरे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब मुझे 1, 2, 3, 4, 5 में से टू टू नंबर्स पिक करने, सच दैट उनके सम बराबर हो। ठीक है। तो चलिए मैं 1 को पिक करता हूँ एक बार। मैं बोलता हूँ 1 को। अब मैं सेकंड नंबर क्या रखूँ यहाँ पे, अगर मैं 2 रखता हूँ तो सम 3 होगा। तो मेरे पास नेक्स्ट टू जो नंबर्स है उनका जब सबसे स्मॉलेस्ट सम भी है ना, वो 7 है, दैट इज 3 + 4। तो मैं 2 नहीं लूंगा, मैं 3 लेके देखता हूँ एक बार। मैं 1 + 3 करता हूँ तो 4। तो मेरे उसके बाद भी मेरे जो सबसे छोटा नंबर बचा है सम करने के लिए, वो 2 और 4 बचे हैं, इसका मतलब सम 6 आ जाएगा। ओके। मैं 1 + 4 करके देखता हूँ, दैट इज सम इज 5। तो अब मेरे पास 2 और 3 बच गए 5 सम के लिए। तो ओके, केस 1 मेरा ये हो सकता था कि 1 + 4 = 2 + 3। ओके। हमने केस 1 सक्सेसफुली फॉर्म कर लिया है। अब मैं केस 2 फॉर्म करके देखता हूँ एक बार। ओके। तो केस 2 में अब मैंने 1 + 4 तो ले ही लिया था। तो नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, ये अभी सम था ओवरऑल 5, तो सम ओवरऑल 6 पे देखते हैं। ओवरऑल 6 सम हो रहा है, तो यहाँ पे 2 + 4 पॉसिबल था। ठीक है। थर्ड केस में
अगर मैं बोलूं कि मेरा सम 6 पॉसिबल था, अब 7 सम कैसे पॉसिबल है? अगर मैं 2 के साथ 5 को लेता हूं तो 7 सम पॉसिबल है, एंड 3 प्लस 4। अब क्या नेक्स्ट हमारा केस पॉसिबल है? अगर मैंने सम, यहाँ पे जो मेरा टोटल सम था इसको 5 रखा, यहाँ पे टोटल सम को मैंने 6 रखा, सॉरी, यहाँ पे टोटल सम को मैंने 6 रखा, एंड यहाँ पे टोटल सम को मैंने 7 रखा। अब क्या मेरा टोटल सम 8 पॉसिबल था? तो अगर मैं इस केस में 3 और 5 को लेता तो वो 8 हो जाता, लेकिन मैं नेक्स्ट 2 नंबर्स नहीं ढूंढ पाता क्योंकि नेक्स्ट हाईएस्ट मेरा 6 था। तो ये 3 केसेस ही पॉसिबल थे। तो चलिए एक एक करके इन केसेस को डिस्कस करते हैं। कोई और कलर का पेन लिया जाए फिर से, थोड़ा सा मजा आ रहा है। अब मैं, देखिए, मोर कलर्स में अगर मैं चला जाऊं, नहीं आ रहा है मोर कलर्स में, आ रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा रेडिश, रेडिश पेन ले लूं क्या? ओके, अच्छा लग रहा है। रेड लेंगे, थोड़ा सा रेड से भी काम करेंगे, थोड़ा सा डोमिनेटिंग कलर होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं केस वन के बारे में। ठीक है, तो केस वन था मेरा 1 + 4 = 2 + 3। ठीक है, और हमको इसमें अलॉट करने थे कौन से, इस कंडीशन को हमको इसमें अलॉट करनी है, फर्स्ट कंडीशन को हमको इसमें अलॉट करनी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, साथ में मुझे इतना पता है कि ए मेरा 1 नहीं है और सी मेरा 5 पोजीशन पे नहीं है, और साथ में मुझे पता है कि सी लेस देन ए है एंड डी लेस देन बी है। तो चलिए एक एक करके सबको चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ कि अगर मेरा ए और ई लेफ्ट पोजीशन पे होते, इस लेफ्ट पोजीशन पे होते तो क्या होते? तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे अलॉट करने हैं, तो क्या मैं ए को इस पोजीशन पे रख सकता हूँ क्या? खुद ही सोचना। अगर मैंने इस ए को इस पोजीशन पे रखा तो मेरी जो सेकंड कंडीशन है कि ए 1 के बराबर नहीं है वो वायलेट हो जाएगी। तो मैं ए को इस पोजीशन पे नहीं रखूंगा। तो मैं ए को इस पोजीशन पे रखूंगा तो मेरी बची हुई पोजीशन पे ई आएगा, क्योंकि सम के लेफ्ट तरफ मेरा ए प्लस ई था, राइट तरफ डी प्लस सी। तो एक बात बताओ कि जब 2 पे मेरा डी भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है, 3 पे मेरा डी भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है, तो जब 2 पे डी होगा, ऐसे लिखने का मेरा मतलब ये है, जब 2 पे डी होगा तो 3 पे सी होगा, और जब 2 पे सी होगा तब 3 पे डी होगा। क्लियर? अब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे रखने से मेरी कोई कंडीशन वॉयलेट तो नहीं हो रही है। साथ में बची हुई जो पोजीशन है वो बी की होगी, तो बी की बची हुई पोजीशन कौन सी थी? ए की पोजीशन बची थी 5, क्योंकि 1 4 2 3 सब अलॉट हो गए थे। तो बी की ए की पोजीशन बची थी 5, तो 5 मैंने अलॉट कर दी। अब मैं देख लेता हूँ कि क्या कोई केस वॉयलेट तो नहीं हो रहा है। पहला केस तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। दूसरे केस में क्या मेरा सी 5 नहीं है? इन दोनों ही केस में चाहे सी मेरा 2 हो जाए चाहे 3 हो जाए, 5 नहीं होगा कभी भी। एंड ए क्या मेरा 1 नहीं है? हाँ, मेरा ए 1 नहीं है। अब लास्ट में सी लेस देन ए होना चाहिए। अगर मेरे पास ए 4 है, इसका मतलब ए जो है, अगर मेरे पास 4 है, कहने का मतलब ये है कि ए मेरा फोर्थ लार्जेस्ट है हाइट में, या फोर्थ टॉलेस्ट है हाइट में। तो सी मेरा, अगर ए से कम है तो सी मेरा 5 ही होना चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 4 से छोटी हाइट तो 5 की ही है और किसी नंबर की नहीं है। तो सी को मेरा 5 होना चाहिए था, बट सी या तो मेरा 2 हो रहा है तो मेरा 3 हो रहा है। इसका मतलब ये थर्ड पॉइंट को इस अलॉटमेंट ने वॉयलेट कर दिया। तो इसका मतलब हमारा ये अलॉटमेंट सही नहीं था। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको इरेज कर देते हैं। अभी मैंने ए और ई को लेफ्ट तरफ से शुरू किया था, अब राइट तरफ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ए या ई, या ई और ए, इस तरफ से, राइट तरफ से मैंने शुरू कर दिया। इसका मतलब जब मेरा ए 2 होता तो ई मेरा 3 होता, जब मेरा ई 2 होता तो ए मेरा 3 होता। डन। अब अगर मुझे लेफ्ट अलॉटमेंट करना है तो सी मेरा 5 नहीं होगा कभी भी, और ए मेरा 1 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो इस पोजीशन के लिए बी तो 5 बचा ही। अब सी और डी, या डी और सी, आपने इसका भी मेरा सिंबल वे तो समझ ही लिया होगा। जैसे अगर सी मेरा 1 होता तो उस टाइम पे डी मेरा 4 होता, और डी मेरा 1 होता तो, सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था इसको। सी एंड डी है ना, सी एंड डी, डी एंड सी। इसका मतलब जब मेरा सी 1 होगा तब डी 4 होगा, और जब मेरा डी 1 होगा तब सी 4 होगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज देखनी है कि सी मेरा ए से छोटा होना चाहिए। तो अगर मेरा खुद ही सोचना, अगर मेरा सी 1 हो जाता तो मेरा सी इनफैक्ट सबसे बड़ा हो जाता।
तो क्या सी वन पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि मेरा सी एटलीस्ट ए से छोटा है ना। सबसे बड़ा वन तो सी पॉसिबल नहीं था। तो मैं क्या करूंगा, इस पोजीशन पे ना सी को यहाँ पे रखूंगा और डी को यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि मैं सी को सबसे बड़ा नहीं कर सकता हूँ, फिर सी छोटा ही नहीं रहेगा ना किसी से। और सी इस कंडीशन के हिसाब से सी जो है ए से छोटा है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि सी जो है ए से छोटा है, तो ए मेरा टू और थ्री दोनों हो सकता था, एंड डी जो है वो बी से छोटा है। एक बात बता रहा, डी वन आ गया मेरा, इसका मतलब डी मेरा सबसे बड़ा है, तो डी किसी से छोटा कैसे हो सकता है? इसका मतलब थर्ड कंडीशन फिर से वायलेट हो गई। इसका मतलब केस वन पूरा ही हमने निगेट कर दिया, पूरा ही हमारा केस वन गलत है। इसका मतलब ऐसे तो आंसर नहीं आने वाला। ठीक है। चलिए केस टू के बारे में बात करते हैं। केस टू था, अगर मैं केस टू की बात करूं, ठीक है, केस टू था मेरा 1 + 5 = 2 + 4। चलिए ए और ई को लेफ्ट से हम अलॉट करते हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ लेफ्ट से मैं मुझे ए और ई अलॉट करना है, तो सिंपल लिखेंगे हम ए, ए और ई और ए, सी एंड डी एंड सी, और साथ में बी की ए की पोजीशन बची जो थ्री बची, बाकी सब ए ई सी डी नहीं ले लिए। अब एक बात बताइए, क्योंकि अभी मैंने ए और ई को लेफ्ट से अलॉट करना शुरू किया है, तो मुझे इतना पता था कि ए मेरा वन तो नहीं है, तो एटलीस्ट ए इस पोजीशन पे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए है राइट पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, तो ई हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। डन। अब सी मेरा ए से छोटा है, ए मेरा 5 है, ए को ही मैंने सबसे छोटा कर दिया है, तो सी मेरा कैसे ए से छोटा हो पाएगा? इसका मतलब ये अजम्पशन मेरा गलत है। ठीक है। तो चलिए ए और ई को अब राइट से लॉट करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो राइट से अगर मैं ए ई को लॉट करता हूँ, ओके, देन सी एंड डी एंड सी, ओके। इसका मतलब जब मेरे सी वन होगा तब डी फाइव होगा, जब मेरा डी वन होगा तब सी फाइव होगा, ए टू होगा, ई फोर होगा, ई टू होगा, ए फोर होगा। ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरा सी फाइव कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब सी मेरे इस पोजीशन पे तो नहीं आ सकता, इसी पोजीशन पे आ सकता है। चलिए इरेज करके सी को इस पोजीशन पे डालते हैं। इस केस में मेरा सी सबसे टॉलेस्ट हो गया। ठीक है। तो बचा हुआ जो डी था वो यहीं पे आना था। अब साथ में सी लेस देन ए है, अगेन वॉयलेट हो गया, अगेन वॉयलेट हो गया, सी को मैंने सबसे बड़ा बता दिया। तो इसका मतलब सेकंड केस भी पूरा का पूरा निगेट हो चुका है। ओके। तो अब मैं बढ़ता हूँ थर्ड केस की तरफ। तो गाइस मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक चीज पे ध्यान देना कि हमारे केसेस निगेट होते चले जा रहे हैं, तो ऐसा अक्सर कैट के एग्जाम में भी होगा कि आपका आंसर जल्दी से नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब पैनिक होने वाली बात नहीं है, इसमें खुश होने वाली बात है कि आप रियल आंसर के क्लोज पहुंचते जा रहे हैं। जैसे कि अब हम केस थर्ड को डिस्कस करते हैं। तो केस थर्ड मेरा क्या कहता है कि 2 + 5 3 + 4। तो चलिए इसमें अलॉटमेंट करना शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो अगर मैं ए और ई को लेफ्ट साइड में दे देता हूँ, तो राइट साइड में मैं सी एंड डी को दूंगा, राइट। और बी की ए की पोजीशन बची जो वन, इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से बी मेरा सबसे टॉलेस्ट हो गया। ठीक है। अब चेक करते हैं सारी कंडीशन को एक बार। मैं बोल रहा हूं कि सी मेरा 5 नहीं आएगा, यहाँ पे सी इस पूरी कंडीशन में सी मेरा 5 नहीं आ रहा है। ठीक है। एंड ए मेरा 1 नहीं आएगा, इस पूरी कंडीशन में ए मेरा 1 नहीं आ रहा है। ओके, ये भी ठीक है। सी लेस देन ए होगा, अगर मेरा सी हमेशा लेस देन ए होगा ना, तो अगर मेरा सी 4 या 3 होता है, तो ए मेरा क्या कभी भी 2 हो सकता है क्या? खुद ही सोचना, या तो सी 3 है हमारा, या तो सी 4 है हमारा। उस केस में क्या ए हमारा 2 हो सकता है? इसका मतलब ए हमारा दोनों ही केस में सी से बड़ा है। ठीक है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं ए मेरा क्या 5 हो सकता है कभी, तो ए को मैंने सबसे छोटा बना दिया, तो अब मेरा वो सी से कैसे बड़ा हो सकता है जब मेरा ए ही सबसे छोटा होगा? इसका मतलब हमारा ए कभी 5 हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब हमने सही चीज डिड्यूस की है। ए हमारा 100% 2 था, और ई हमारा 100% 5 था। एंड सी एंड डी, ओके, एंड डी लेस देन बी। अब चाहे बी हमारा सबसे टॉलेस्ट है, तो डी हमारा हर केस में बी से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब केस थ्री में हमारे टू केसेस बन रहे थे। केस
थर्ड में हमारे टू केसेस बन रहे थे एक्चुअल में, और वो केसेस कुछ ऐसे थे। वो केसेस कुछ ऐसे थे कि अगर मैं बोलूंगा ए, बी, सी, डी एंड ई, ओके, तो एक टाइम पर ए की वैल्यू 2 दोनों ही केस में है, राइट। ई की वैल्यू 5 दोनों ही केस में है, राइट, एंड बी की वैल्यू 1 दोनों ही केस में है, राइट। बट सी और डी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। इसका मतलब जब सी थ्री होगा तब डी फोर होगा, और जब डी थ्री होगा तो सी फोर होगा। तो ओके कर देते हैं, जब सी थ्री था तो डी फोर था, जब डी फोर था तो सी थ्री था, राइट। राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार ऑप्शंस के साथ में सबसे टॉलेस्ट कौन था। तो देखिए हमारे जो दो केसेस पॉसिबल निकल पाए, उसमें बी की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब बी ही सबसे टॉलेस्ट, राइट। तो हमारा पहला आंसर तो आ चुका है। दूसरे आंसर में इफ धर्म इज शॉर्टर देन क्रिस, इसका मतलब हम पे दो केसेस आ रखे थे, तो कौन से केस की बात हो रही है। धर्म शॉर्टर क्रिस से कौन से केस में है। इस केस में, इस केस में धर्म जो है वो शॉर्टर है क्रिस से, क्योंकि धर्म फोर्थ पोजीशन पे है और क्रिस थर्ड पोजीशन पे है, ओके। फोर्थ इज ऑब्वियसली स्मॉलर पोजीशन देन थ्री, तो धर्म शॉर्टर है क्रिस से। देन द सम ऑफ पोजीशन नंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन था बी एंड ए का, तो मैं यहाँ पे लिखता चला जाऊंगा। बी एंड ए का, बी प्लस ए इस केस में कितना हो गया है, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ओके। अगर मैं बात करता हूँ धर्म एंड ईसो, तो डी प्लस ई हमारा कितना हो गया था, 4 + 5 इज इक्वल टू 9, इस केस में है, ठीक है। एंड क्रिस एंड बशीर के केस में 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ओके, इसमें भी है। तो आंसर क्या है, 2 और 3 दोनों आंसर आ रहे थे, तो मोर देन वन ऑफ द अब, राइट। एंड थर्ड केस में इफ धर्म इज शॉर्टर देन क्रिस, सेम केस की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इफ मेड टू स्टैंड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हाईएस्ट, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, राइट। If made to stand in decreasing order of their heights, no two persons whose names start with consecutive alphabets as in the alphabetical series stand adjacent to each other, मतलब कोई एडजेसेंट अल्फाबेट एक दूसरे के आसपास नहीं दिखेगा। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 करता हूँ तो यहाँ पे बी आता, सेकंड नंबर पे हमारा ए है, थर्ड नंबर पे हमारा सी है, फोर्थ नंबर पे हमारा डी है, एंड फिफ्थ नंबर पे हमारा ई है। तो गाइस इसमें जो एडजेसेंट अल्फाबेट्स है वो तो आपस में ऑलरेडी अगल बगल में आते हैं। ए बी ऑलरेडी अगल बगल में होते हैं, ए सी ऑलरेडी अगल बगल में होते हैं, सी डी ऑलरेडी अगल बगल में होते हैं, एंड डी ई ऑलरेडी अगल बगल में होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, राइट। द सम ऑफ पोजिशन नंबर्स ऑफ सी एंड ए इज इक्वल टू पोजिशन नंबर ऑफ ईसो, ओके। सेकेंड केस में जो हमारा सी एंड ए के पोजिशन नंबर का जो था, तो 3 + 2 5 है, और ईसो का पोजीशन नंबर 5 है, राइट। तो ये हमारा आंसर सही है। देन द सम ऑफ पोजीशन नंबर्स ऑफ धर्म एंड ईसो इज अ प्राइम नंबर, ओके। धर्म का पोजीशन नंबर 4 था, ईसो का पोजीशन नंबर 5 था, तो 9, 9 क्या प्राइम नंबर होता है, नहीं गाइस 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। देन बशीर इज नॉट टॉलर देन क्रिस, राइट। तो बशीर जो है वो 1 पे है, और क्रिस जो है थर्ड पे है, तो बशीर ऑलरेडी टॉलर है क्रिस से, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया, ओके। तो हमारा आंसर है सेकंड ऑप्शन, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर था फोर्थ ऑप्शन, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर था सेकंड ऑप्शन, राइट। तो इस तरह से ये केस कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।